हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी लिंक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट किए थे और फिजिक्स में हम लोग टर्म 2 से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर जो आपको टर्म 2 में आने वाला है ग्रेविटेशन, उसको हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आई होप आप प्रीवियस जो वीडियो ग्रेविटेशन से हुआ है वो आप देख लिए होंगे और ये हमारा सेकेंड पार्ट है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। तो आप सेकंड पार्ट में आज हम लोग जो जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो आपको 11th क्लास में भी काम देगा। और अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बेनिफिशियल होगा। सो हम लोग यहाँ कल के टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि अगर आप प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उससे रिलेटेड आपको कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये सेकंड वीडियो देखेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने देखा था कल ये ग्रेविटेशन जो है, हम लोग न्यूटन के स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में रिसर्च किया। ये अधूरा सच है और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोपरनिकस से स्टार्ट हुआ था, जो पोलैंड में जियोसेंट्रिक मॉडल को रिजेक्ट किए थे और कहे थे कि सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। उसके बाद टाइको ब्राहे जो थे उन्होंने रिसर्च किया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स को प्लॉट किया और मैपिंग उसके की, और उस मैप के हेल्प से केपलर ने लॉज दिया जिसको हम लोग कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। और उसके बाद फिर गैलीलियो थे जिन्होंने टेलीस्कोप के हेल्प से जुपिटर के 4 मून्स को डिस्कवर किया, जिससे जियोसेंट्रिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। और न्यूटन उसके बाद आए और न्यूटन ने फिर ग्रेविटेशन के बारे में हमें बताया। तो न्यूटन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने लिखा था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। वो एक फोर्स के बारे में जिक्र किए थे जिसका नाम उन्होंने ग्रेविटेशन दिया था, ग्रेविटेशन। और यहाँ से उन्होंने हमें यह बताया था कि फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच के सेंट्रल मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और उसी दो ऑब्जेक्ट के सेंट्रल मासेस के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो उन्होंने फिर हमें ये थ्योरम, ये फॉर्मूला दिया कि फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी यहाँ हो गया डिस्टेंस, उसका स्क्वायर m1 m2, और ये g हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। और यहीं तक न्यूटन ने दिया था। उसके बाद फिर इस कैपिटल G का वैल्यू हम लोग को हेनरी कैवेंडिश ने दिया, जिन्होंने हमें इसका वैल्यू बताया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये उन्होंने हमें बताया। और इस एक्सपेरिमेंट, लीड बॉल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया कि जो g का वैल्यू है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। लीड बॉल एक्सपेरिमेंट आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। उसे हेनरी कैवेंडिश ने दिया। न्यूटन ने सिर्फ ये फॉर्मूला दिया था जो आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सेंट्रल मासेस के प्रोडक्ट का, और जो फोर्स अप्लाइड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ओके, ये साइन प्रोपोर्शनल का रहता है और अगर ये 1 डिवाइड में रहता है तो इसको हम लोग इन्वर्स कहते हैं। अगर ये डायरेक्ट लिखा रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है अगर ये फोर्स हम लोग बढ़ाएंगे, इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू घटेगा, इसका वैल्यू घटेगा। बट इस केस में अपोजिट होता है, अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, इसका वैल्यू अगर घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, हम लोग 3 वर्ड के बीच का डिफरेंस भी देखे थे जो था ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ओके,
तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपको बताई गई थी। अब हम लोग आते हैं उसके आगे कॉन्सेप्ट पे। और कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था, यहाँ स्क्वायर आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसको हम लोग न्यूटन ने इसको केपलर्स लॉ के हेल्प से बताया था और एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इसको चेक किया था। ओके, तो हम लोग दोनों देखेंगे कि कैसे ये हुआ था। उससे पहले हम लोग को दो फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपके मोशन चैप्टर में था। बट अगर आप वहाँ नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो फोर्स और लॉ ऑफ फोर्स, जो मोशन वाला चैप्टर था, फिजिक्स का चैप्टर हुआ फर्स्ट जो था क्लास 9th में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे अगर कोई बॉडी मूव करता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट हो मगर उसका वेलोसिटी एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी होता है, मीन्स हमेशा एक्सेलरेट करते रहता है। और ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है। तो आप जब भी देखेंगे परपेंडिकुलर फोर्स जो भी अप्लाई होगा सेंटर की तरफ अप्लाई होता है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मीन्स यहाँ होता है आपका सेंटर, और पिटल मीन्स होता है ढूंढना, मीन्स सीक। ये फोर्स सेंट्रल सीकिंग फोर्स होता है। इसका मतलब ये वैसा फोर्स है जो सेंटर को ढूंढता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हुए एक फोर्स जनरेट होता है जो उसके परपेंडिकुलर रहता है, इनसाइड वो परपेंडिकुलर रहता है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स जो रहता है वो आउटसाइड लगता है, एक फोर्स जो है वो आउटसाइड लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आउटसाइड लगे सेंट्रीफ्यूगल, जो इनसाइड रहे सेंट्रीपिटल। ओके, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका mv स्क्वायर बार r। ओके, mv स्क्वायर बाई r, ये आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। r क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी से हम लोग का f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d² प्रूफ होने वाला। ओके, तो आपको ये सिर्फ यहाँ पे याद रखना था, सेंट्रीपिटल वो सेंटर के तरफ जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और आउटसाइड जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट पे होता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन उससे रिलेटेड आपका प्रूफ एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसलिए वो टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो है केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज। ओके, तो केपलर जो थे एक ऑब्जर्वर थे जो टाइको ब्राहे के साथ वर्क करते थे। 1601 में टाइको ब्राहे की मृत्यु के बाद केपलर ने कुछ लॉज दिए टाइको ब्राहे के प्लॉटेड मैप के हेल्प से। और लॉज क्या था, फर्स्ट लॉ था
द लॉ ऑफ ऑर्बिट, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पहले सबका मानना था कि अर्थ के चारों ओर सारा सेलेस्टियल बॉडीज सर्कुलर ऑर्बिट पे राउंड करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट पे, ओके, अर्थ के अराउंड, ओके। बट केपलर ने इसे गलत कहा और कहा कि सन के अराउंड सारे बॉडी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। सन के अराउंड सारे बॉडी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ओके। तो सर्कुलर ऑर्बिट को कैंसिल करके केपलर ने हमें कहा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी उन्होंने एक बात समझाई हम लोग को कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये आपका हो गया मेजर आर्क, ओके, इसको हम लोग कहते हैं मेजर रेडियस। इसमें दो फोकाई होते हैं, ये हो गया आपका F1 मीन्स फोकस 1, एक हो गया आपका फोकस 2। तो सन जो है हमेशा फोकस 2 के पास रहेगा, या इस दोनों में से किसी एक फोकस के पास प्लैनेट के रिस्पेक्ट में रहता है, ओके। तो एक फोकस के पास सन रहेगा, सन सेंटर में ना रहकर किसी एक फोकाई पे रहेगा, ओके। या कोई भी स्टार जो है, किसी भी प्लैनेट के स्टार दोनों में से किसी एक फोकाई पे रहेगा, ये बात हो गया। तो फर्स्ट लॉ यही था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कि कोई भी प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकाई बनते हैं, दो में से किसी एक फोकाई पे स्टार वो प्रेजेंट रहता है। सेकंड जो था वो था आपका एरियल वेलोसिटी, remains aerial velocity of planet is always equal। अब ये क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। बट यही अगर ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ पे मूव करे तो उसको हम लोग कहते हैं एरियल वेलोसिटी, ओके, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी हमेशा प्लैनेट का इक्वल रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका सन हो गया, ये आपका कोई भी प्लैनेट हो गया। सो प्लैनेट यहाँ से यहाँ मीन्स यहाँ से वो प्लैनेट यहाँ तक रिवॉल्व हो गया, कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड, मान लीजिए T1, इतना टाइम में रिवॉल्व हो गया। तो इस प्लैनेट का सन के सेंटर से इस पोर्शन का एरिया, ये जो पोर्शन है इसका एरिया, और यही अगर यहाँ आपका हो तो इसका, या T1 है तो यहाँ भी टाइम T1 मीन्स इस साइड उतना, तो इस पार्ट का एरिया जो है वो सेम होगा। ऐसा हमें केपलर ने बताया था कि अगर T1 टाइम में प्लैनेट जितना डिस्टेंस इधर कवर कर रहा है उसका अगर हम लोग मीन्स कहीं भी
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ये था लॉ एरियल वेलोसिटी का, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। सो अगर हम लोग देखें यहाँ कुछ, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो सन के करीब है, तो यहाँ जो अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा दें, अगर ये देखें तो ये तो एरिया बड़ा है और इसको अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये तो छोटा एरिया हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो केपलर का ये लॉ गलत है। तो केपलर ने हमें समझाया कि नहीं, मेरा लॉ ये गलत नहीं है। सन से जितना करीब कोई प्लैनेट रहता है उसका वेलोसिटी उतना स्पीड रहता है, मीन्स उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा रहता है। जो सन से करीब रहता है प्लैनेट उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा रहता है, और जितना दूर रहता है उसका वेलोसिटी उतना कम रहता है। मीन्स जितना टाइम में ये इधर, अब ये सन यहाँ तो इससे ये दूर है, तो इसका वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कम होगा। मीन्स यहाँ ये स्लो मूव करेगा, तो ये स्लो मूव करेगा, तो यहाँ से जब तक ये यहाँ जाएगा इस साइड में, और ये सन के करीब है, इसका मतलब ये उस समय ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये उस समय तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये अगर 1 मंथ का हम लोग अगर यहाँ टाइम पीरियड लें, इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये 1 मंथ में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो ये पतला है इसलिए इतना बड़ा है, और ये चौड़ा है इसलिए ये मोटा। ओके, नज़दीक में इसलिए चौड़ा है, ये दूर है इसलिए पतला है, तो दोनों एरिया सेम होगा। मीन्स आपको यहाँ से 2 बात याद रखना। फर्स्ट, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो गया वेलोसिटी हाई नियर सन और वेलोसिटी लो फार फ्रॉम सन। आपको एक बात यहाँ याद, सन के जितना नज़दीक प्लैनेट होगा उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, मीन्स मूविंग स्पीड उतना ज़्यादा होगा, और सन से जितना दूर रहेगा वो प्लैनेट उतना उसका स्पीड कम होगा। तो ये आपका था सेकेंड लॉ एरियल वेलोसिटी, जो जल्दी समझ में नहीं आता है। इसका रीज़न यही है कि वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए आपको एरियल वेलोसिटी वाला लॉ समझ में नहीं आता। अब आपका हो गया थर्ड लॉ। इसमें इंक अब आपका आ गया थर्ड लॉ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसी से हम लोग का डी स्क्वायर वाला जो था, मीन्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, वो प्रूफ होगा। ये लॉ कहता है कि अगर केपलर कहें कि अगर मुझे तुम उसका रेडियस बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि वो टाइम पीरियड कितना लेगा। नहीं समझ में आया? ये जो इसका मेजर एक्सिस हो गया उसका कहीं तो सेंटर पॉइंट होगा, तो इसको अगर हम लोग ए पोर्शन माने, इसको ए नहीं, इसको हम लोग आर मानते। ओके, आर हो गया। ओके, तो अगर केपलर को ये आर पता चल, पूरा नहीं सिर्फ ये आर आधा पोर्शन आर पता चल जाए, तो वो हमें बता देंगे कि इसका पूरा ऑर्बिट में ट्रैवल करने का टाइम क्या होगा। तो उन्होंने इसके लिए एक रिलेशन दिया कि रेडियस का क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, रेडियस का जो क्यू होता है वो टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। रेडियस का क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो आर क्यूब
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट मीन्स दोनों को हम लोग जब भी डिवाइड देंगे तो उसका वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, मीन्स ये हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आर क्यू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपको याद रखना, यही था तीसरा लॉ केपलर का। ओके, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ वही है जो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, उसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो अब आते हैं न्यूटन डेरिवेशन। न्यूटन्स डेरिवेशन ऑफ एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, को यहाँ भी मैं आर लिख रहा हूँ क्योंकि उससे से रिलेटेड है, आर स्क्वायर। ओके, तो ये न्यूटन ने कैसे प्रूव किया? तो इतना तो न्यूटन को पता था कि सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता, मींस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये जो सन है वो इसका मास ज़्यादा, तो वही अट्रैक्ट करेगा इसको, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो यही सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगा। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, हम लोग ये देख के आए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से अगर देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है इक्वल टू का है। अगर कांस्टेंट का बात हो तो हम लोग प्रोपोर्शनल साइन का यूज करते हैं। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, यहां हम लोग लिखेंगे m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आपको ये बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत कोई समझ में नहीं आता। आप अगर अपना NCERT बुक ओपन करेंगे तो उसमें शायद 133 पेज नंबर में ये आपको एक बॉक्स में डेरिवेशन दिया हुआ है। बॉक्स आपको ऐसे पेज 133 में आपको ऐसे दो बॉक्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको सेकंड बॉक्स के लास्ट में यहाँ इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और आपको, मुझे ये पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा एक बार में, क्योंकि आप केपलर्स लॉ जानते ही नहीं हैं। ओके, तो अब आपको केपलर्स लॉ पता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डिराइव करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो ये एक इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट मीन्स इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? टोटल मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट मीन्स पूरे इस ऑर्बिट को लेंगे। यहाँ हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ का जो है शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, कोई प्लैनेट शॉर्टेस्ट पाथ में घूमता ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ फुल लेंथ लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन t। ओके, तो v, अब यहाँ तक इसको कहानी को जाके हम लोग को स्टॉप कर देना, v के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 पाई, अगर हम लोग यहाँ r के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, t के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ 2 पाई को तो चेंज नहीं कर सकते। 2 पाई तो 2 पाई अपने आप में कांस्टेंट है, ये कैसे चेंज हो सकता है? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे
यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। ओके, ऐसा कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ से r का वैल्यू चेंज करेंगे, t का वैल्यू चेंज करेंगे, v का वैल्यू चेंज हो सकता है, बट 2 पाई का तो 2 पाई वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। यहाँ रीजन हम लोग लिखेंगे 2 पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। अब हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हम लोग को यहाँ वी स्क्वायर लाना है, इसलिए हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन टी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो या इसके आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग इस आर स्क्वायर को आर क्यूब लिखकर डिवाइड बाई टी स्क्वायर करें और इसको 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करें तो ये आर से ये आर क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर। मीन्स ये वैल्यू सेम ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। मीन्स अगर हम लोग आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी तो लग सकते हैं, आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर, बस यही मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्यों किया है वो हम लोग को केपलर बताएंगे। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। क्यों? क्योंकि आर क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर आपको इसके आगे रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, आपको यहीं पे तकलीफ हो रहा होगा कि आर क्यूब बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है। ये केपलर का थर्ड लॉ यही बताता है, इसी के हेल्प से न्यूटन ये निकाले थे। ओके, तो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, तो इसके आगे अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ओके, ये आ गया आपका रिजल्ट, ये आ गया आपका रिजल्ट। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 1 क्या था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ओके, तो अब वी स्क्वायर का वैल्यू आपको इसमें पटक देना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ओके, तो अब हम लोग इसको अगर वैल्यू रखें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो अगर हम लोग डिवाइड का साइन हटाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ स्क्वायर कैसे आया। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान में रखें। और इसका प्रूफ जो न्यूटन ने किया था एक एक्सपेरिमेंट से किया था, जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ m जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और वी स्क्वायर का हम लोग वैल्यू 1 बाई आर निकाले। न्यूटन केपलर के थर्ड लॉ भी इसमें काम किया, जो क्या था, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। 2 पाई कॉन्स्टेंट, इसलिए v इज प्रोपोर्शनल टू आई पाई बार 2 पाई इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो।
अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग यहाँ 1/r से इसको डिवाइड करके इसको q कर देते हैं, तो ये अपने आप में कांस्टेंट होता है फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ से ये अपने आप में कांस्टेंट है, इसलिए v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया और चेक किया, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो अब चेक कैसे किया न्यूटन ने, वो देखते हैं हम लोग। चेकिंग ऑफ F is directly proportional, A is inversely proportional to 1/r²। F is inversely proportional to r²। ओके, ये चेक कैसे किया न्यूटन ने, तो ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया अर्थ का सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका मून का सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका एक ट्री, और एक ट्री से गिरता हुआ ये आपका एप्पल। ओके, ये हो गया आपका एप्पल। तो न्यूटन ने क्या कहा कि सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि इस एप्पल का एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि अर्थ तो इसको खींच रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ओके, ये न्यूटन ने सिर्फ अभी ऑब्जर्व किया, इसका प्रूफ भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ अभी न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, और इसका ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किया कि जो धरती है वो मून को भी खींच रही है, तो इसका एक्सेलरेशन होता है 0.00272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू 0.00272 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में एप्पल का और मून का एक्सेलरेशन लिया, तो इसका अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो ये आपका आएगा 1:3600 अप्रॉक्सीमेट। ओके, इतना आएगा। और अगर हम लोग इसके बाद न्यूटन ने क्या किया, इससे इसका डिस्टेंस, या हम लोग आर फाइंड आउट किया, डिस्टेंस से हम लोग लिख लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, और फिर मून से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ओके, तो डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस का रेशियो रेडियस ऑफ एप्पल, या डिस्टेंस फ्रॉम एप्पल, डिस्टेंस फ्रॉम एप्पल इज टू डिस्टेंस फ्रॉम मून। इसका जब रेशियो ले तो ये आपका 1:60। ओके, 1:60, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डी एप्पल इज टू डी मून, 1:60। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल 3600 इज टू एक्सेलरेशन ऑफ मून 1। ओके, तो इस तरह से अब दोनों को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3600 इज टू 60। तो
तो अगर हम लोग देखेंगे तो 60:1 आया। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो 60 है उसका ये स्क्वायर है 3600। 60 का स्क्वायर है 3600। तो न्यूटन ने एक चीज़ ये ऑब्जर्व किया कि ये तो स्क्वायर आया। इसके बाद न्यूटन ने इसको एप्पल लिया और इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लिया, उसका एक्सेलरेशन मीन्स ऐसा न्यूटन ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को अर्थ के एक मीन्स एक एप्पल के एक्सेलरेशन और डिस्टेंस से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रेशियो लिया, हमेशा उसका स्क्वायर ही आते रहा, तो ये होगा उसका डेरिवेशन। ओके, तो ये कैसे चेक किए कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया चेक आपका। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि चेक कैसे हुआ और वो कैसे फाइंड आउट हुआ। तो आपको अगर पेपर में पूछा जाएगा, हालांकि आपके स्कूल पेपर में तो जल्दी नहीं देखने को मिलता है, बट अगर कोई आपसे नॉलेज के पर्पज से भी पूछता है कि यहाँ स्क्वायर क्यों आया, तो आप उसको केपलर्स लॉ के हेल्प से बता सकते हैं कि वहाँ स्क्वायर कैसे आया, क्यों आया। ओके, सो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ कैसे आया, उसका प्रूफ वगैरह वगैरह। अब आपका बाकी है जी, स्मॉल जी का वैल्यू। इसमें आपको पढ़ना स्मॉल जी का वैल्यू, इसका वेरिएशंस, फिर आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसके बाद आपका आ गया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फिर आपका आ गया कि मास क्या है, वेट क्या है, मास एंड वेट। इसके बाद इसका डिफरेंस, इसके बाद रिलेशन। इतना कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रेविटेशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, सो अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी लिंक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपको इसका रिटन आपको इसका पीडीएफ, फिर उसके बाद आपको रिटन नोट्स का पीडीएफ, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर आपको एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ, प्लस में एक्स्ट्रा बुक्स जो होते हैं उसका पीडीएफ और प्रिंटेड पीडीएफ आपको सारा वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। और आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं इससे रिलेटेड। सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 9th-10th में है तो स्टडी लिंक क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कीजिए और स्टडी लिंक क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। नहीं तो अगर आप कंपटीशन लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्टडी लिंक, हमारा दूसरा चैनल है स्टडी लिंक के यूट्यूब चैनल से आप जाकर वहाँ कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और जो करंट पेपर्स होते हैं एग्ज़ाम, उसका आंसर की भी वहाँ आपको सॉल्यूशन करवाया जाता है। प्लस में आपको यहाँ पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड होता है, सभी चीज़ का जो पढ़ाया जाता है। आपका स्टडी लिंक टेलीग्राम चैनल है, यही आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और हमारा प्रैक्टिस ऐसे ही अब रेगुलर चलते रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हो सके तो आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही और वीडियो के लिए आपके पास प्रोवाइड होते रहेंगे। और आपको हमारा मेन पर्पस जो है आपको नॉलेज देना है और आपको बेहतरीन तरह से तैयार कर देना है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी क्वेश्चंस, एनी टॉपिक्स। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लर्निंग।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।